हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर से वर्ण और वर्णमाला, यानी वर्ण और वर्णमाला का भेद, परिभाषा और उसके भेदों के वर्णन पढ़ेंगे। तो अगर आप भी क्लास टेंथ में है, सेवेंथ में है, एट्थ में है, नाइन्थ में है, तो यह वीडियो आप सबके लिए है। तो हिंदी व्याकरण जो है हम लोग को जहाँ तक पढ़ाई किया जाता है वहाँ तक पढ़ना पड़ता है। हिंदी व्याकरण हमें समस्त क्लासों के लिए है, ठीक है। तो अगर आप भी हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न कर रहा है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अ, ई, व, च, क, ख। ये सारे को हम कह सकते हैं। ये इसमें कुछ व, च, क का जो अक्षर दिया गया है उसमें थोड़ा सा एक मिस कर दिया गया है ना। ये सारे चीज़ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे समझ जाइए आप। ये जो है, ये सारे जो अक्षर आपको दिख रहा है, इसको हम दोबारा टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं वर्ण, ठीक है। जिस वर्ण को हम दोबारा खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे हम कह सकते हैं क्या? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। अगर वही बात कर दिया जाए कि च, तो च को बात किया, अगर सिंपल भाषा में इस तरह से च लिखा रहता तो हम इसे कह सकते हैं वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें च बोल रहे हैं तो च में थोड़ा सा अ का अंश आ रहा है। बोलो च, तो अ का अंश आ रहा है, तो इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ले लिया तो ये वर्ण नहीं हो सकता है। वर्ण का मतलब कि जिसका खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इसका तो टुकड़ा हो रहा है क च का, लेकिन इस तरह से अगर लगा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका खंड टुकड़ा और नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये हो चुका है, ठीक है। अगला पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में था। अगर इसे मैं दोबारा अगर देखा जाए दूसरे शब्दों में, तो किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हम लोग का जो भाषा है हिंदी, तो हिंदी का जो भाषा में है वर्ण से मिलकर बना है। तो इसी वर्णों का समूह को, जितना वर्ण मिलकर बना है, हिंदी में बात किया जाए तो कुल 52 वर्ण है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, और 52 वर्णों से जो मिलकर बनता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की अ, आ, क, ख, ये सारे जो है टोटल मिलाकर 52 वर्ण है हिंदी में। अंग्रेजी की बात किया जाए तो अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसको टोटल 26 गो है ना। तो ये अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। तो हिंदी की भाषा का जो लेटर है वो 26 अक्षर है, वो 52 है, और अंग्रेजी का लेटर जो है वो है अल्फ़ाबेट, टोटल 26 है, 26 है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न करा, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के हिंदी में 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। स्वर वर्ण, जिसको हम वोवेल कहते हैं, व्यंजन वर्ण दूसरा, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे स्वर वर्ण क्या है। तो सिंपल भाषा में समझेंगे कि स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत ना हो, यानी आवश्यकता ना हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम बात कर दिए क, तो क जब बोल रहे हैं ना बाबू, तो इसमें अ का अंश आ रहा है। किसका अंश आ रहा है? अ का अंश। और जब इसमें अ का अंश आ रहा है तो समझो इसमें दूसरे वर्णों की सहायता ले लिया है, तो ये स्वर वर्ण नहीं हो सकता है। नहीं ना हो सकता है। अगर वही क अगर इस तरह से लिखा रहता, इस तरह से, तो ये स्वर वर्ण हो सकता था, ये स्वर वर्ण हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये वर्ण स्वर वर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे जो है एक वो नहीं लगा है, ये वाला नहीं लगा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्वर वर्ण नहीं है। तो ध्यान देना, जिसका खंड टुकड़ा नहीं होगा, है ना, जिसको खंड टुकड़ा नहीं होगा वर्ण कहलाएगा, और जो स्वर वर्ण है वो भी
वर्ण की बराबर है। ठीक है, याद रखना। इसके उच्चारण में अगर बात किया जाए स्वर वर्ण में जितने वर्ण आते हैं, इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं होता है। कंठ और तालु का उपयोग होता है और जीभ और होठ का नहीं होता है, याद रखना सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो आप कॉपी में अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कह रहा है स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या? आ ई ऊ ए ओ, ये टोटल मूल स्वर है। संयुक्त स्वर ए। अब संयुक्त स्वर कैसे बना ये जानेंगे। तो दो वर्ण, जब दो छोटे छोटे वर्ण आपस में मिल योग बनकर जोड़कर बनता है एक वर्ण, तो उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे बना है अ प्लस ए। ठीक है, इस दोनों मिलकर क्या बना? ए बना। क्या बना? देखो यहाँ पे ए बना ना। तो ये दो मिला, एक दोनों छोटी मात्रा वाला अ और ए दोनों मिलकर ए बना, ए बना। क्या बना? ए बना। क्या बना? ए बना। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि औ बना, जैसे कि यहाँ पे बात कर दिया जाए औ, तो औ जो बना है वो अ और ओ मिलकर बना है, अ और ओ बनकर मिलकर बना है, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। मतलब दो छोटे छोटे वर्णों को मिलकर एक बड़ा वर्ण बनता है, याद रखना। उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। मूल स्वर, ये मूल स्वर के भी भेद होते हैं। तो मूल स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, याद रखना। कितने? 3। पहला जो है वो हर्ष स्वर होगा और दूसरा जो होगा वो दीर्घ स्वर। क्या होगा? दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है वो लुप्त स्वर है। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा लुप्त स्वर। पहला है था हर्ष स्वर। इसमें पढ़ेंगे हर्ष स्वर क्या है। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर के भी टोटल 4 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? अ आ उ री, है ना। री की मात्रा में रूप में लगाई जाती है, इस तरह के रूप में लगाई जाती है री की मात्रा में। तो जो ये इस तरह से है, इसमें ई वाला लग गया, है ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है री, तो री कहला जाता है। क्या कहला जाता है? री कहला जाता है। ये याद रखना। ठीक है, तो याद रखना है कि जिन स्वरों में कम समय लगता है, तो जैसे हम अभी बताएं क, तो क में इसमें ज़्यादा थोड़ा सा समय तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन इसी तरह से ई का इस तरह से रहता तो इसमें कम समय लगता, क्योंकि टुकड़ा नहीं होगा। जिसका टुकड़ा होगा उसमें याद रखना कि कम समय लगवे नहीं करेगा। तो ये हर्ष स्वर हो सकता है। ठीक है, जिसमें कम समय लगता है तो इसमें कम समय लगेगा, तो ये हर्ष स्वर होगा। ठीक है, याद रखना। अगला दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण, जब उसको हम उच्चारण करेंगे तो उसमें दोगुना समय लग सकता है ना, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में बात करें तो वे उसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन? यहाँ पे सामने आपको दिया हुआ है। दीर्घ स्वर टोटल 7 होते हैं। कितने? 7। याद रखना, ध्यान दो। आ ई उ ए ओ औ, ये टोटल 7 है ना। ये टोटल जो है वो 7 दीर्घ स्वर है। ठीक है, याद रखना। कौन को? अब दीर्घ स्वर ये बना कैसे है ये जानेंगे। तो बाबू अभी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि दो छोटे छोटे अक्षर मिलकर एक बड़े अक्षर का निर्माण करते हैं। जिससे अभी बता ई प्लस ई, ये छोटे छोटे अक्षर है और ये एक बड़ी ई का, मतलब छोटी ई और छोटी ई मिलता है तो एक बड़ी ई का निर्माण किया कि नहीं। तो ये सारे देख सकते हैं, ये सारे आप लोग के सामने हैं, देख सकते हैं। अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ए जो बना है वो अ और ई मिलकर बना, आई जो बना है अ और ए मिलकर बना, ओ जो बना है अ और उ मिलकर बना। तो ये सारे छोटे छोटे अक्षर मिलकर एक बड़े अक्षर का निर्माण करता है। तो समझो कि ई जो बोल रहे हैं, अगर हम बात करें ई,
ई वाला ये बोल छोटी ई है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें कम समय लग रहा है। अगर इसमें अगर दोनों मिलकर एक और ई लगा देते हैं, सॉरी एक और ई लगा देते हैं, तो हमें एक बड़ी ई का निर्माण होता है, बड़ी ई का। तो छोटी ई जब बोलते हैं तो इसमें कम समय लगता है, और इसमें अगर बड़ी ई बोलते हैं तो इसमें थोड़ा उच्चा स्वर में बोला जाता है, ऊंचा स्वर में, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो वही बोल रहा है जिसमें दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या है? लुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि लुप्त स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता हो, इनके उच्चारण में 3 गुना, है ना, 3 मात्राओं का समय लगता हो, उसमें 3 मात्राओं का। जैसे हम बात करे जाए यहाँ पे, जैसे मैं देख रहे हूँ, सुनो, राम, ओम, इसमें हमें तिगुना समय लग रहा है, तो हम इसे लुप्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? लुप्त स्वर कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला दूसरा में करा है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब अगर हम किस ऐसा वर्ण को बोलेंगे जिनमें हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ जाती है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन उस वर्णों को कहते हैं जिनको बोलने में, है ना, स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। क्या कहेंगे? अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए, मतलब अगर ये नहीं समझ में आए होंगे तो सरल भाषा में हम कहेंगे कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म। अगर ये सारे जो है वो स्वर वर्ण की सहायता हम ले रहे हैं, स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं, इसमें व्यंजन वर्ण कहा गया, ठीक है। मतलब स्वर वर्ण की वजह से व्यंजन वर्ण है, इतना भाषा में हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे कह रहा है व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के भी टोटल 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? पहला जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, है ना, और तीसरा है उष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा जो है उष्म व्यंजन, ठीक है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना, है ना, टच करना या छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, मुंह किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ स्पर्श करती है, तो जब भी हम जितना भी भाषा हम बोल रहे हैं तो वर्णों से मिलकर बना है। तो जिस वर्ण को हम उच्चारण मुंह में कर रहे हैं और मुंह में वर्ण करने के बाद जीभ, मूर्धा आपस में क्या हो रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो कंठ, तालु, मूर्धा ये सब स्थानों स्पर्श करती हैं। ये सब जो है वो अपने स्थानों से टच करते हैं, छूते हैं, तब बुलाता है, तब कहते हैं हम उसको स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम ये वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग एकता के लिए हुए हैं, ठीक है। तो कुल बात कर दिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन जो है वो टोटल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्पर्श व्यंजन जो टोटल है वो है टोटल 25। कितने? 25, ठीक है, याद रखना। कितने? 25। 25 कौन कौन? तो देखेंगे हम पहले भी अपने बचपनी में पढ़ चुके होंगे। हम शुरू से जहाँ से स्टार्ट किए थे, क से अड़ तक, क से अड़ तक, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, फ, फ, ब, भ, म। ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं, आवाज़ भी पढ़ने के लिए मिल चुका है। तो इसको अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो क ख जो है वो एक ही स्थान से बोला जा रहा है, स्पर्श कर रहा है। मुंह का एक ही स्थान से स्पर्श करता है अड़ तक। कौन है वो स्थान? वो है कंठ। क्या है? कंठ। कौन? कंठ। कंठ का मतलब होता है जहाँ पे गला है ना, वहीं से देखो बोलो क, तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है? कंठ से।
च छ ज झ ञ तालु का स्पर्श कर रहा है। तालु कहाँ है? जो दांत का जो जीभ का ऊपर भाग है उसे हम तालु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। तो च छ का जो पूरा बुला रहा है, पूरा वो तालु से बुला रहा है। ट ठ ड ढ न ये बुला रहा है मूर्धा से। ये मूर्धा कहाँ है? मुंह में, मुख में। तो मुख में जो मूर्धा है वो दांत के जो ऊपर का भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो ट ठ का जो पूरा अक्षर है वो कहाँ से बुला रहा है? स्पर्श कर रहा है, मूर्धा से स्पर्श कर रहा है। ठीक है। त थ द ध न ये दांतों से स्पर्श कर रहा है। देख लो, जीभ जो है दांतों से स्पर्श कर रहा है। तो त थ द जो है वो दांतों से बुला रहा है। प फ ब भ म ये तो आप समझ ही गए होंगे कि होठों से, है ना, होठों से स्पर्श कर रहा है। ठीक है। तो ये रहा इतना। अगर आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे करा अंतस्थ व्यंजन। आगे करा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अगर अंतस्थ की बात किया जाए तो अंतस्थ मतलब अंदर, भीतर मतलब भीतर, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, है ना, भीतर ही बोले या भीतर ही रहे, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं य र ल व, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो ये चारों का जो है वो कहीं भी एक जगह से नहीं बोला जा रहा है। कहीं कोई जीभ से बोला जा रहा है, कोई तालु से बोला जा रहा है, कोई दांत से बोला जा रहा है, कोई होठ से बोला जा रहा है। तो एक जगह से नहीं बोला जा रहा है, मतलब एक जगह से स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी ये चारों अंतस्थ व्यंजन, यानी इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। याद रखना, यहाँ तक समझ में आए हुए। अगला है उष्म व्यंजन। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म। हम साइंस में भी पढ़े होंगे उष्मा पढ़ते हैं तो जो रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो वही बात इसमें भी कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते हैं, जिस वर्णों को हम बोलने में रगड़ करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन चार है। कौन कौन? इसमें देखो, अगर हम बात किया जाए तालाबी स, तो तालाबी स को हम रगड़ कर बोल रहे हैं। मूर्धनी स, इसमें भी हम रगड़ कर बोल रहे हैं। डंटी स, इसमें भी हम रगड़ कर बोल रहे हैं। ह, इसमें भी हम रगड़ कर बोल रहे हैं। मतलब कि जिसको बोलने में हमें मुख से बाहर उष्मा, जैसे तालाबी स, तो उष्मा मुख से गर्म हवा निकल रहा है। मूर्धनी स, ये चारों अक्षर बोलने से मुख से गर्म हवा निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं उष्म व्यंजन। इसे क्या कह सकते हैं? उष्म